चलो यहाँ पे तो है ना, जो भी जिस भी बैच का है आपको आईडी पासवर्ड मिला होगा, इसको आप है ना लॉगिन कर पाएंगे, तो आपको ये टेस्ट दिखेगा। तो अभी जो बच्चे बहुत पहले ज्वाइन किए थे एकलव्या में, तो ये टेस्ट का डिस्कशन ऑलरेडी हुआ है शुरू में, लेकिन बहुत सारे नए बच्चे भी हैं तो उनके लिए बाकी जो टेस्ट 1 2 3 4 का हमने आज शेड्यूल रखा है, इन चारों का डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है ना। दो का तो स्टडी मटेरियल जो सेक्शन है देखो यहाँ पे होगा, ये जो स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाओगे तो दो टेस्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें क्लिक करोगे ना तो इसमें आपको सॉल्यूशंस दिखेगा, पीडीएफ अपलोडेड होगा। अरे तो लॉग आउट हो गया तो मतलब जो चारों टेस्ट है उसका रिटर्न सॉल्यूशन अवेलेबल है ना। तो दो टेस्ट का पीडीएफ में स्टडी मटेरियल सेक्शन में है और दो टेस्ट का पोर्टल पे ही है। जब आप सबमिट करेंगे तो आपको विथ सॉल्यूशन दिखेगा, जो आपका आंसर है ना उसमें है। तो मैं कह रहा हूँ ये वाला जो सेक्शन है ना स्टडी मटेरियल सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ देखो यहाँ सॉल्यूशंस अपलोडेड है ना, टेस्ट 2 3 4 12 है ना 3 4 ये सब पीडीएफ में अवेलेबल है। और कुछ टेस्ट ऑलरेडी, कुछ के सॉल्यूशन ऑलरेडी टेस्ट के साथ ही है, मतलब टेस्ट के साथ ही बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, और जिनका सॉल्यूशन टेस्ट के साथ नहीं है पोर्टल पे तो उसका इस स्टडी मटेरियल सेक्शन में है, ठीक है ना। तो ये जो स्टडी मटेरियल सेक्शन वहाँ पे है, अगर जहाँ पे टेस्ट के साथ भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है आपको, स्टडी मटेरियल में भी नहीं है, तो आप उनको टेक्स्ट कीजिए, वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, है ना। तो बाकी किसी को क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम पहले टेस्ट दो, फिर उसको एनालाइज करो, सॉल्यूशन देखो, फिर जिन सॉल्यूशन में डाउट है वो डिस्कस करो, है ना। डोंट जैसे ये नहीं कि टेस्ट दिए और आ गया कि सर ये सारे क्वेश्चन बताओ। टेस्ट सॉल्यूशन इसलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि आप उससे हेल्प लो, और सॉल्यूशन में भी जो डाउट है देखो 200 टेस्ट है, अगर मैं वैसे एक एक डाउट डिस्कस करने लगूंगा हर टेस्ट का तो एक टेस्ट डिस्कस करने में 3 4 दिन लगेगा, पिछले साल जैसे हुआ था। तो पूरे एग्जाम तक मैं सिर्फ 10 15 टेस्ट ही डिस्कस कर पाऊंगा। अगर उस तरीके से एक टेस्ट में अगर 20 30 क्वेश्चन डाउट हो गए तो फिर उस केस में एक क्लास है मुश्किल से है ना 10 15 क्वेश्चन डिस्कस हो पाएगा, तो वैसे करके टाइम लगेगा। तो सॉल्यूशन इसलिए आपको दिया जा रहा है सो दैट यू गिव टेस्ट, यू जस्ट एनालाइज टेस्ट, उसमें देखो कहाँ गलती क्या गलती है, उस टेस्ट को फिर से सॉल्व करो, 2 बार सॉल्व करो। एक बार तो पूरा टेस्ट आप दोगे, सेकेंड टाइम में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो आपसे गलत हुए हैं, जिसके है ना आपके आंसर गलत है। तो आपको ये समझ आएगा कि क्वेश्चन में गलती है या आप में गलती है या आपको क्या सीखने की जरूरत है, तो उससे ये समझ आएगा आपको। और एक बार फिर से उन क्वेश्चन को सॉल्व करो जो आपके गलत हुए हैं, उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, उसका सॉल्यूशन देखो, फिर भी कन्विंस नहीं हो तो आप यहाँ पे डिस्कस करो, है ना, इस डिस्कशन में। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम से पहले सारे 200 के 200 टेस्ट एटलीस्ट डिस्कस हो जाए, लेकिन उसके लिए तब होगा जब आप लोग प्रिपरेशन करके आओगे। इसकी प्रिपरेशन करने का मतलब है टेस्ट देख के, एनालाइज करके, सॉल्यूशन देख के, बचे क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस करोगे। तो एक टेस्ट में 2 4 डाउट होगा तो वो ठीक है, अगर एक टेस्ट में 20 30 डाउट होंगे तो टाइम लगेगा। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है सॉल्यूशन बताने में, लेकिन तुम अपने तरफ से पूरा एफर्ट्स करो, जब नहीं हो तब पूछो, ये है ना। कहने का मतलब टेस्ट का सॉल्यूशन है अभी ग्रुप में जो है, मैं बता ही दिया कहाँ कहाँ मिलेगा। एक तो सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिलेगा, जो टेस्ट के साथ अपलोडेड नहीं है उसका यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा स्टडी मटेरियल सेक्शन में, और बाकी टेस्ट के साथ ही है। जब आप सबमिट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आंसर की और टेस्ट के सॉल्यूशन साथ ही अपलोडेड है, और जो वहाँ नहीं है वो इस स्टडी मटेरियल सेक्शन में है। जो यहाँ भी दोनों जगह नहीं है तो आप टेक्स्ट करो, हमारी टीम वाले लोग आपको सॉल्यूशन भेज देंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करूँ? ये 31 सीधा दिखा रहा है, तो मेरे लग रहा है रॉन्ग ऑर्डर में। अच्छा ये मैंने अटेम्प्ट तो किया नहीं है, देखते हैं रुको, नहीं तो फ़ोन से अटेम्प्ट करके सबमिट करना होगा। तो जब तक इनके जो भी डाउट्स हैं चैट में लिखो, चैट में मॉक टेस्ट 1 2 3 4 का है ना, तो टेस्ट 1 में क्वेश्चन नंबर दिस, टेस्ट 2 क्वेश्चन नंबर दिस, टेस्ट 3 क्वेश्चन नंबर दिस, ऐसा करके लिखो। और जिनका डाउट है वो यहाँ रहो, अगर नहीं हो तो मैं डाउट नहीं बताऊंगा। डाउट बताने का मतलब है तुम्हें जो सीखना है वो, ये नहीं कि सॉल्यूशन बता दो, सॉल्यूशन ऑलरेडी रिटर्न प्रोवाइडेड है,
तो सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन जो वहां लिखा हुआ है मुझसे लिखवाओगे, एक्सपेक्ट मत करो, खुद से करो। तुम्हें जो डाउट है या तो बोल के पूछो या चैट में पूछो, मैं बताऊंगा, है ना। मतलब ऐसे जो मजे वाले हो थोड़ा दूर मतलब रहना चाहता हूं मैं, जिनको बस है कि सर आप बहुत मेहनत करो। तो हमारे मेहनत करने से आपका रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट तब होगा जब आप भी मेहनत करोगे, तब जाके होगा, है ना। तो ये है, मैं सपोर्ट के लिए अवेलेबल हूँ। देखो ग्रुप में हमने सॉल्यूशन आपको भेज दिया है यहाँ पे ना। तो तो ये दो टेस्ट का सॉल्यूशन आई थिंक ये है, और बाकी दो टेस्ट का उसके साथ ही अवेलेबल है। मैं क्या करूं, इसको सबमिट करना है। एक तो इसका ना समझ नहीं आता पोर्टल का। तो यहाँ कैलकुलेटर भी है ना यहाँ पे। आपके ओरिजिनल एग्जाम में भी कैलकुलेटर होगा, जैम गेट एग्जाम का पोर्टल बिल्कुल ऐसे ही होगा, तो वहाँ भी आपके पास ये कैलकुलेटर रहेगा, ठीक है। ये है, बाकी इसको मुझे सबमिट करना पड़ेगा ना। ये तीसरा टेस्ट ये चल रहा है अभी, है ना। जैसे यहाँ पे टाइम स्टार्ट हो गया 2:59:27, ये चलता रहेगा। 3 घंटे बाद खुद ही सबमिट हो जाएगा, है ना। ये है। तो जिनके जिस भी टेस्ट में जो डाउट है चैट में लिखो, और जब तक मैं इसको सबमिट करता हूँ। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, एक मिनट। चलो, तो यहाँ तो मैंने सबमिट कर दिया है, देखता है। हम्म। ठीक है, सबमिट नहीं हुआ।
ठीक। ये भी लग रहा है सबमिट नहीं हुआ है। इसको ना सबमिट करना पड़ेगा ना, तभी तो होगा। फिर से टाइम स्टार्ट हो गया। इसका है ना, टेस्ट को पहले सबमिट करना पड़ेगा तभी तो आगे होगा। हाँ, बाकी जिनके जो भी डाउट है चैट में लिखो, एक बार मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ओपन तो है ही, बस इसमें चल रहा है तो ऐसे ही सॉल्यूशन डिस्कस कर ले, लेकिन दिखेगा नहीं ना सॉल्यूशन क्या है, तो ताकि कंफ्यूजन होगा तो ये है। अच्छा, अभी तक ये टेस्ट टोटल 108 लोगों ने ही दिया है, बताओ इतने बच्चे हैं उसमें भी, तो हो जाएगा। तो ये अभी सबमिट हो गया होगा। ना हो गया, ठीक। इससे आएगा, ठीक है देखो। तो बाकी है ना, ये मैंने सबमिट कर दिया टेस्ट, जस्ट मुझे डिस्कस करना है इसीलिए। तो बाकी ये ना एनालिसिस जब सबमिट करते हैं टेस्ट, तो ये एनालिसिस आ जाता है कि 108 बच्चों ने अभी टेस्ट दिया है, जैसे मैंने जस्ट अभी सबमिट कर दिया, 0 मार्क्स आए होंगे, तभी 104 रैंक, मतलब 4 बच्चों के नेगेटिव में मार्क है, ये 0 ही होंगे, है ना। बाकी ये एनालिसिस तुम्हें बताएगा, और किस बच्चे के फर्स्ट रैंक है वो भी तुम्हें बताएगा। कंपटीशन में जाओगे तो जैसे फर्स्ट रैंक सिमरन का है ना, तो इस तरह से है। और ऐसे आगे देख सकते हो, अभी तक सुभायु के सेकंड रैंक है, इधर सिम, अच्छा फर्स्ट वही आगे, सेकंड सुभायु है, थर्ड पे मान्या, आकाश, है ना, प्रियांशु, इस तरह से है, ठीक है, अमित कुमार। और जो बच्चे कंसिस्टेंटली अगर टॉप 10 रैंक में होगा ना, मैं बता रहा हूँ यकीन के साथ कि तुम्हारे जैम में भी टॉप 10 में रैंक आएंगे। ये पुराने 3-4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। अगर मोस्ट ऑफ द टेस्ट में जो बच्चा टॉप 10 रैंक यहाँ पे आ रहा है, उसके जैम में भी टॉप 10 में ही रैंक होगा, है ना। ये हमने पहले भी देखा है और इस बार भी ऐसे ही होगा। तो कंसिस्टेंटली जो बच्चा अगर टॉप 10 में है, अगर तुम सारे मान लो 100 टेस्ट दिए और उसमें अराउंड है ना 80-90 टेस्ट में अगर टॉप 10 में हो, तो बिलीव करो कि एग्जाम में भी टॉप 10 में रैंक आएगा, अगर वहाँ अच्छा परफॉर्म किए, गलतियाँ कुछ अपनी तरफ से नहीं की एग्जाम में, तो ये है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, टॉप 50 का तो श्योर है, मैं टॉप 10 की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ टॉप 10 में हो टॉप 10 में होगा। टॉप 50 तो श्योर ही है। अच्छा, टॉप 50 में है तो क्या है, तो वहाँ भी एक्सपेक्टली है ना, मोर और लेस इसके आसपास रहेगा, डोंट वरी। क्योंकि जितने सिंसियर बच्चे ऑलमोस्ट हमारे यहाँ हैं, मैं कह रहा हूँ, हमारे पास ही, तुम्हारे पास 1000 बच्चों में कंपटीशन है, 1000 बच्चे हमारे पास ही हैं जैम के, तो 1000 बच्चों में कंपटीशन है, तो मोस्ट ऑफ तो यही बच्चे हैं, कुछ एक दो रेयर है ना बीच में बच्चे होंगे जो बाहर के होंगे, अदरवाइज जो कंपटीशन है यहीं पे तुम्हारा है ना। तुम्हारे साथ वालों का रैंक 2, 3, 4 जो भी आसपास होगा, तो यही है मोर लेस, है ना, 50% रिजल्ट प्लस हमारा ही होता है। मतलब वो तो ऑब्वियस है ना, क्योंकि इतने बच्चे तो रिजल्ट किनका आएगा, बाहर के बच्चे को थोड़ी रिजल्ट आएगा, जो तैयारी कर रहे हैं उनका ही रिजल्ट आएगा। ये चीज़ें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 में क्या क्या है, 11, 12, 13, 30 और 59। आई होप आपने सॉल्यूशन देखा है। तो जो लोग है ना डाउट पूछ रहे हैं, मैं हर बार रिपीट करता हूँ कि वो बच्चे डाउट पूछे जो सॉल्व करके आए हैं, एनालाइज करके आए हैं, सॉल्यूशन आपने देखा है, सॉल्यूशन रिटर्न सॉल्यूशन है ऑलरेडी, इसमें भी है, यहाँ भी सॉल्यूशन शायद है ना। अगर मैं सॉल्यूशन सेक्शन में जाऊँ तो सॉल्यूशन है क्या, विदाउट सॉल्यूशन है ये, अच्छा ये विदाउट सॉल्यूशन है ना। सो तो इसका सॉल्यूशन आपको ग्रुप में हमने पीडीएफ में भेज दिया है ना, वो है, तो वहां आप देख लेना फिर भी। चलो, तो अभी टेस्ट 1 के जो बच्चे हैं उनमें आते हैं। तो 22, 30, 45, 22, 30, अच्छा तो वो कॉमन है 22, 30। चलो 22, 30 पे थोड़ा देखते हैं। सो कह रहा है सपोज देयर आर 5 पेयर ऑफ शूज इन अ क्लोसेट एंड 4 शूज आर टेकन आउट एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अमॉन्ग द 4 टेकन आउट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 कंप्लीट पेयर। ठीक है, सो ठीक है, तो इसमें क्या है,
हालांकि डाउट क्लास में मैंने डिस्कस कर रखा है एक दो बार, लेकिन ठीक है, अभी चूंकि डिस्कशन हो रहा है एक साथ तो ठीक है। तो इधर क्वेश्चन दिखेगा, इधर आपको सॉल्यूशन दिखेगा जो मैं लिख रहा हूं मैं। तो ये जो आपका मॉक टेस्ट 1 का क्वेश्चन नंबर है 22। सो है ना, हो सकता है कि उसमें कुछ सॉल्यूशन गलत भी हो, मतलब क्योंकि जो सॉल्यूशन बना रहे हैं वो मतलब हमारे एक टीम मेंबर है जो कोई एमएससी आईटी से कर रहा है या एमएससी ऑलरेडी कर रहा है या कर चुका है, वो लोग हैं, तो गलतियां उनसे भी हो सकती है, तो आप डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो सपोज दैट देयर आर 5 पेयर ऑफ शूज, ठीक है, इन अ क्लोसेट एंड 4 शूज आर टेकन आउट एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अमॉन्ग द 4 टेकन आउट देयर इज एटलीस्ट वन कंप्लीट पेयर। सो जैसे एक पेयर ये है, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, ऐसे मैं लिख रहा हूं पेयर, लेकिन वो 10 शूज एट रैंडम है एक जगह, ठीक है। और ये कह रहा है कि 5 पेयर, मतलब 10 शूज हैं, 5 पेयर है इसमें आपके पास, और 4 शूज आर टेकन आउट एट रैंडम, 4 आपने एट रैंडम चूज किए। सो क्या प्रोबेबिलिटी है अमॉन्ग द 4 टेकन आउट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन कंप्लीट पेयर। तो मतलब आपने 4 लिया है, मतलब 4 शूज लिए, आउट ऑफ 10 यू सेलेक्टेड 4, राइट। सो तो एक तो सैंपल स्पेस आपको समझ आ रहा होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, तो वो आ जाएगा 10 चूज 4, यही ना, 10C4। एंड हमसे पूछा जा रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन कंप्लीट पेयर। सो प्रोबेबिलिटी है 1 कंप्लीट पेयर, ठीक है। सो 1 कंप्लीट पेयर है, तो अगर इसको आप नहीं एटलीस्ट 1 ना, एटलीस्ट 1 कंप्लीट पेयर, सो एटलीस्ट 1 कंप्लीट पेयर है, एटलीस्ट 1 कंप्लीट पेयर। तो अगर आप है ना एटलीस्ट 1 में 1 कंप्लीट पेयर, 2, 3 और 4 इतने सारे केसेस हैं, तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो इजी हो जाएगा। तो अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट ले ले, सो कॉम्प्लीमेंट में आएगा, जैसे एटलीस्ट 1 कंप्लीट पेयर है तो एटलीस्ट 1, तो इसका मतलब है नो कंप्लीट पेयर, यही मतलब है नो कंप्लीट पेयर। तो ये नो कंप्लीट पेयर है ना, ये मुझे निकालना है, नो कंप्लीट पेयर। सो प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कंटेन एटलीस्ट 1 कंप्लीट पेयर, तो 1 माइनस नो कंप्लीट पेयर। और जब आप ये फाइंड करेंगे, सो एक भी कंप्लीट पेयर नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, हमारे पास टोटल 5 पेयर्स है और एक भी कंप्लीट पेयर नहीं होगा। तो सोचिए कंप्लीट पेयर कब नहीं होगा, जब 5 पेयर मेरे पास है और हम सिलेक्ट कर रहे हैं 4 शूज, तो कोई 4 पेयर में से एक एक शूज आ जाए, है ना, तभी इनकम्प्लीट पेयर हो जाएगा। मतलब वी हैव 5 पेयर ऑफ शूज इन ऑल और हम 4 शूज सेलेक्ट कर रहे हैं, सो इट विल कंटेन नो कंप्लीट पेयर, मतलब जो आएगा 5 पेयर में से कोई 4 शूज आएगा डिफरेंट पेयर में से। तो पहले तो आप ये कर सकते हो कि आउट ऑफ 5 यू कैन सेलेक्ट 4 पेयर्स, सो 5 में से हम 4 पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 5 पेयर है, 4 कोई पेयर सेलेक्ट कर, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पेयर्स ना, आउट ऑफ 5 पेयर्स, या कॉम्बिनेशन ऑफ है ना 5 पेयर्स टेकन 4 एट अ टाइम। अब इन 4 में से हम ऐसा सोचे कि अगर एक एक शूज आ गया चारों पेयर में से एक एक, तो कंप्लीट पेयर तो नहीं होगा, तो है ना, यहाँ पे 5 डिफरेंट पेयर्स हैं, सो एक एक शूज ईच पेयर से आ जाए, सो कंप्लीट पेयर नहीं बनेगा, ये मतलब है। तो इसका मतलब है कि 2C1, 2C1 का मतलब क्या है, एक पेयर में से एक शू आएगा और हमने 4 पेयर चूज किए, तो ईच पेयर में एक एक शू सेलेक्ट कर ले, इसकी पावर 4। और टोटल कितना पॉसिबिलिटी था, टोटल हमारे पास 10 पेयर्स थे, मतलब सॉरी टोटल 5 पेयर थे, 10 शूज थे, सो वी आर सेलेक्टिंग 4 आउट ऑफ देम। तो 10 में से हम 4 सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको जरा सॉल्व करके देखिए। तो ये 5C4 का मतलब है 5 पेयर में किसी 4 पेयर को चूज करना, एनी 4, सो
इतने कॉम्बिनेशन आएंगे। अब उन 4 पेयर में से हमें 4 शूज सेलेक्ट करना था, एक एक ईच पेयर से हमने सेलेक्ट किया, तो इससे कोई भी कंप्लीट पेयर नहीं आया, ये मतलब है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, यही आंसर आएगा, 13/21 आएगा। आप सॉल्व करके देखिए। ओके जी, तो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 22, जो कि कुछ लोगों का डाउट था इसमें। 30 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे कुछ 3-4 लोगों का डाउट है, फिर हम बाकी क्वेश्चन पे आएंगे। सो 30 जो है, दिस इज अ 30। आई थिंक ये थोड़े मतलब अजीब क्वेश्चन है, तो मैं इसको इग्नोर कर दूँ, है ना, मतलब ऐसे कर सकते हैं सॉल्व, बट ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा क्या मतलब, ये मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि प्रोग्रामर हैज़ 95% चांस of finding a bug every time he compiles his code. It takes his 3 hours to rewrite the code every time C discovers a bug. Find the probability that he will finish. एक तो कहीं C कहीं ही क्या लिखा है ये, find the probability that he will finish his program by end of his work day. Assume that a work day is in hours. तो हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसे वर्ड थोड़ा वैसा लगा। देखो फिर भी क्या है कि प्रोग्रामर हैज 90% चांस ऑफ फाइंडिंग अ बग एवरी टाइम ही कंपाइल्स हिज कोड। तो फाइंड अ बग और हाँ, तो इसके चांस है 95%, और डज नॉट फाइंड ये है 5%। ठीक है, अब कह रहा है कि इट टेक्स हिज 3 hours टू री राइट द कोड एवरी टाइम, है ना, इट टेक्स हिज 3 hours टू री राइट द कोड एवरी टाइम ही डिस्कवर्स, मतलब ही डिस्कवर्स अ बग। सो अगर एरर मिला तो उसको 3 घंटे और लगते हैं दोबारा कोड को लिखने में, यही मतलब है। और अगर एरर नहीं मिला तो मतलब काम कंप्लीट हो गया, यही है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल फिनिश हिज प्रोग्राम बाय एंड ऑफ हिज वर्क डे। अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वर्क डे में कितने आवर्स आप कंसीडर करोगे, ये दिक्कत है। क्वेश्चन 1 में कंफ्यूजन, अच्छा उस पर आते हैं, 1 by 1 आते हैं ना। बताओ भाई तुम लोगों को क्या समझ आ रहा है इसको, मतलब मुझे थोड़ा क्वेश्चंस में क्लैरिटी कम दिख रही है मेरे अकॉर्डिंग। सो ठीक है ना, जिनको समझ आ रहा है बताओ, जिनको थोड़ा बहुत अगर समझ आ रहा है तो, है ना। A programmer has 95% chance of finding a bug every time he compiles his code, and it takes his 3 hours to rewrite the code every time he discovers a bug. Find the probability that he will finish the program by end of his working day. तो एंड ऑफ हिज वर्किंग डे का क्या मतलब, व्हाट डू मीन बाय वर्किंग डे, क्वेश्चन ये है। क्या लगता है आप लोगों को? अज्यूम दैट अ वर्क डे इज इन आवर्स, सो हाउ मेनी आवर्स, क्या 24 आवर लेंगे या 8 आवर्स लेंगे, क्या लेंगे आप? अच्छा, अज्यूम दैट द वर्क डे इज 9 आवर्स, है ना। एक में देखा तो वर्क डे इज 9 आवर्स, आई थिंक इन आवर्स है ना, तो वो आवर्स एक्चुअली मिसिंग है, कितने घंटे हैं वो आई थिंक मिसिंग है इसमें।
सो अज्यूम दैट अ वर्क इज 9 आवर्स का है मान लो, तो क्या होगा? हाँ ये 9 आवर्स होगा ना। तो नाउ यू कैन डू, आई थिंक अगर क्वेश्चन करेक्ट कर दे, सो वर्क डे इज 9 आवर्स, तो उससे हो जाएगा। ठीक है 9 आवर्स से ट्राई करके देखते हैं, चलो। तो देखो क्या होगा, डज नॉट फाइंड द बग, तो ऐसा होगा इफ ही इज नॉट फाइंडिंग अ बग मतलब वर्क इज डन है ना, so 5% is probability work in done, और so into 1 plus what if he or she find a bug, तो क्या होगा? the probability is 95% है ना। अब so 95% the probability of finding a bug, ठीक है। अब now he find first error, so bug मतलब error, तो अब क्या होगा, इट विल टेक 3 आवर टू सॉल्व इट, तो 3 घंटे तो लग गए। अब उसके बाद फिर से वो कंपाइल करेगा, तो क्या हो सकता है, इफ दे कंपाइल अगेन, ठीक है, सो अगेन द चांस इज ही विल नॉट फाइंड अ बग, और इफ ही फाइंड्स अ बग, या तो तुम उससे कर सकते थे हम लोग, नहीं हाँ नंबर ऑफ बग्स को हम रैंडम वेरिएबल ले ले, ये भी कर सकते हैं। सो हाँ वैसे भी रैंडम वेरिएबल के थ्रू जा सकते हैं, एक तो ये तरीका है जो मैं कर रहा हूँ, ये ठीक है। देखो दूसरा अप्रोच से भी कर सकते हैं। तो मैं 9 आवर फिक्स कर दिए, क्वेश्चन करेक्ट करा देंगे, तो वर्क डे इज 9 आवर्स, ठीक है ना। तो यहां से आ जाएगा, और अगेन इफ ही फाइंड्स अ बग 95% चांस है कि he will find the bug, if he will find the bug again the process will repeat, so 3 घंटे उसके जा चुके हैं इसमें। अब नेक्स्ट अगर यहां एरर मिला, इसको कंटिन्यू, ये है ना ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट चल रहा है, तुम्हें वैसे समझना है। सो नाउ इसके इनटू में फिर ब्रैकेट चलेगा, एक तरीका ये है ना, इनटू, अब इसमें फिर से मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, सो 3 आवर्स लगे, अब 3 आवर्स फिर लगेंगे इसको, सो 3 आवर्स फिर लगेंगे, उसके बाद अगेन ही विल कंपाइल, सो 5% इंटू 1, एंड देन अब यहां से सॉल्व करना शुरू करना होगा ना, यहां लिख देता हूं 95%, तो एक एरर मिला 3 घंटे लगे, दूसरा एरर मिला 3 घंटे लगे, तीसरा एरर मिला 3 घंटे और लगेंगे, सो 5% इंटू 1 प्लस 95% इंटू 0, क्योंकि अगर चौथी बार देखो एक एरर यहां मिला 1 2 3, तो उसका टाइम एग्जॉस्ट हो गया, तो फोर्थ टाइम जब एरर मिलेगा तो ही विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, है ना, तो ही विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट वर्क ऑन टाइम। अब इसको जरा कैलकुलेट करो कितना आता है, केयरफुली कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो एक तो ये तरीका है, दूसरा अप्रोच हो सकता है, देखो यहां से स्टार्ट किया, तो यू स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम हेयर, यहां से स्टार्ट करना शुरू करो, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट चल रहा है, 1 मिनट, जैसे ये ब्रैकेट यहां खत्म हुआ, तो ये ब्रैकेट यहां खत्म होगा, ये वाला, ये यहां खत्म हुआ, ये वाला वहां खत्म होगा, तो ये कुछ ऐसा है, यू स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम हेयर, तो ऐसा होगा 5%, तो 95% इंटू, तो अभी ये पूरा पहले मल्टीप्लाई होगा इसमें, फिर यहाँ पे आएगा, है ना, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, वापस ऐसा चलेगा, तो यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये जैसे ही तो 0 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा इसके साथ, तो ये 5/100 प्लस 95/100, अब इस ब्रैकेट में चल रहा है 5/100 प्लस ये एक साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 95/100 इंटू 5/100, ये है, ठीक है जी। सो इन दोनों को मल्टी, तो 0 हो गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया, फिर उसमें हमने प्लस किया, फिर ये वाला नंबर ये है, ये वाला नंबर ये है, बाकी ये है। अब इन पूरे को कंपाइल कर लो, तो 5/100 95/100, इसको सिंप्लीफाई करो जी,
पहले इन पूरे को कंप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर ऐसे करके कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो 95 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 100 उसको ऐड करना पड़ेगा, है ना, एंड देन यू सिंप्लीफाई इट। आई थिंक सिंप्लीफाई करो, ये आंसर आ जाएगा। सो एक ये अप्रोच है, कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट करना, अगेन हम सेइंग है ना, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें ऐड करो, जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर जो आएगा उसको इसमें ऐड करो, जो पूरा आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको ऐड करो, ऐसा। सो दिस इज वन अप्रोच। ठीक है, सेकेंड अप्रोच क्या हो सकता है? अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए, ये क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं 30 नंबर। ठीक है, सेकेंड अप्रोच हो सकता है कि ये भी 30 नंबर था। सो सेकेंड अप्रोच इज सर जी, सर उसका आंसर 0.18 आ रहा है। अच्छा 18% आ रहा है, तो पहले आई थिंक 18% ही था उसमें, तो हमने उसको 28 करवा दिया लास्ट टाइम, तो वही होगा। अच्छा दूसरे अप्रोच से करते हैं, इससे भी सेम आता है क्या, देखते हैं, है ना। तो अभी के लिए ठीक है। दूसरे अप्रोच से अगर हम सॉल्व करें कि x इज नंबर ऑफ बग ही और सी फाउंड, है ना, लेकिन दूसरा अप्रोच ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अच्छा उसमें क्या 28% आंसर लाया हुआ है सॉल्यूशन में, रिटर्न सॉल्यूशन है ना, उसमें क्या कर रखा है, कुछ है उसमें? सर सॉल्यूशन ही नहीं है वहाँ अच्छा पे। है ही नहीं, ओके फिर तो ठीक है। अच्छा मुझे लगता है दूसरा तरीके से करें हम, नंबर ऑफ बग, तो या तो एरर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उस केस में इस तरीके से ऐसा हो सकता है। क्या करोगे जानकर? अरे कौन है भाई, प्रदीप, म्यूट कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से सॉल्व करें, मान लो नंबर ऑफ बग ही और सी फाउंड, तो कितने हो सकते हैं, दिन में एक भी एरर नहीं आएगा तो वर्क इज डन, तो 5%। अगर एक बग आया तो फिर वो क्या करेगा, क्वेश्चन इज विल कंप्लीटेड वर्क विदिन, है ना, डे, तो इसका मतलब अगर इस तरीके से हम सोचे तो हो सकता है 0 1, अगर एरर नहीं आया तो हो गया काम इमिडिएटली, एक एरर आया 3 घंटे में काम हो जाएगा, 2 एरर आया 6 घंटे में, 3 एरर हुआ 9 आवर में हो जाएगा, है ना। तो इससे हो जाएगा, इससे क्या आंसर आएगा, तो मैं भी एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ इस तरीके से। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें कि नो एरर, तो ये 5% चांस है, 1 एरर, है ना, तो यहाँ होगा 1 एरर, तो ये फर्स्ट एरर ना, ये फर्स्ट एरर आने की प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट एरर देन सेकेंड एरर। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है ना, अगर फर्स्ट एरर आया तो सेकेंड टाइम फिर कंपाइल करेगा ना वो, ऐसा तो नहीं कि 2 बार लगातार एरर। क्या कहा इसने, जो एवरी टाइम सी डिस्कवर्स अ बग फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल फिनिश हिज प्रोग्राम बाय एंड ऑफ द वर्क। ठीक है, तो हमने चूंकि 9 आवर कंसिडर किया है, तो हो सकता है ये 28% चांस 8 आवर की वजह से रहा हो या कुछ और आर्स लिया हो, तो इसको मैं अपडेट करवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आर नहीं लिखा हुआ है ना, तो पहले आर था नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ 8 आवर्स रहा होगा, या मे बी क्या कंसिडर किया पता नहीं। तो अभी के लिए ठीक है, दिस इज फाइनल, क्योंकि यहाँ पे इससे है ना नहीं आएगा पूरा वैसा, क्योंकि यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि एक एरर 2 एरर, वो तो वैसा ज्योमेट्रिक वाला केस हो गया, लेकिन ज्योमेट्रिक में ये होता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ना, तो यहाँ पे तो सेकेंड एरर थर्ड एरर वैसा भी आएगा, तो ज्योमेट्रिक वाला केस नहीं लगा पाएंगे हम, क्योंकि तो इसको आप अभी के लिए रहने दो, यही ठीक है। तो यहाँ बस थोड़ा मैंने करेक्शन किया, इसलिए 18% में इसको करेक्ट करा देता हूँ। तो हम यहाँ 9 आवर्स कर देंगे
और यहाँ पे आंसर 18% कर देते हैं। ठीक है भाई, किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछिए। ठीक है, इसको मैं करेक्ट करवा देता हूँ ना, वो कर देंगे करेक्ट। क्या है 30, तो हमने 9 आवर्स लिया वर्क डे को। ठीक है, अब इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो। हमने लिया है कि सपोज एरर नहीं आया, सपोज फर्स्ट एरर आया, तो फर्स्ट एरर आया तो फिर वो कंपाइल करेगा 3 घंटे लगा के, तो अगेन आफ्टर कंपाइलिंग ही मे नॉट फाइंड एरर और मे फाइंड एरर, तो वैसा किया। फिर अगेन इफ ही फाइंड एरर 3 more आवर्स लगाएगा, एंड देन अगेन एरर आएगा या नहीं आएगा। सो इस तरह से हमने सॉल्व किया है। 0.18, 18% आया ना। ठीक है, ओके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो मॉक टेस्ट 1 में जो नेक्स्ट है 22 हुआ, 30 हुआ, 45 और आते हैं आगे 11 पे ना। 45 क्या है? सो द 45 इज, ठीक है, सो 45 क्या कह रहा है कि इफ इन 2000 थ्रोज विथ अ कॉइन द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ हेड लाई बिटवीन 900 एंड 1100 इज एट लिस्ट। तो देखिए n है, नंबर ऑफ थ्रो 2000 है, ठीक, एंड प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ हेड्स x है, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। तो आप तो जानते हैं कि x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बाइनोमियल 2000 कॉमा, अगर कुछ नहीं बोला है तो हम लोग फेयर कॉइन कंसीडर करेंगे। सो फेयर कॉइन इज हाफ। तो अब आप जानते होंगे, अब पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट x इज बिटवीन 900 एंड 1100 ये है ना। यू मे टेक इक्वलिटी, नो प्रॉब्लम। सो 900 बिटवीन है, तो देख लो इक्वलिटी लो, क्योंकि इनइक्वलिटी लगाने हैं ना। इज एट लिस्ट, सो एट लिस्ट ये कितना होगा, ये आपको निकालने हैं। तो कोई इनइक्वलिटी यूज करनी, आपके जैम के सिलेबस में 2 ही इनइक्वलिटी है जो सिलेबस में लिखा हुआ है। क्या क्या है? एक है चेबीशेव इनइक्वलिटी, एक है मार्कोव इनइक्वलिटी, है ना। वैसे तो नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन अप्रोक्सीमेशन का हमारे पास है कि नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल को नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, बाइनोमियल में पॉइसन में, बाइनोमियल को पॉइसन में अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। सो पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो ऑप्शन है। लेकिन मुझे लग रहा है वो कह रहा है अप्रोक्सीमेशन लगाने को, ये एटलीस्ट पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कोई इनइक्वलिटी लगानी है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन लिखा रहता है, एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी पूछेगा आपसे अप्रोक्सीमेशन वाले केस में, तो यहाँ अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाने हैं। तो अभी क्या है, तो इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स में जो है ई एक्स कितना है, व्हाट इज म्यू, तो एन पी जो कि है 1000 और एन पी क्यू कितना है, मतलब वेरिएंस, सो सिग्मा स्क्वायर एन पी क्यू, तो ये आ जाएगा 500 ऐसा कुछ, एन पी क्यू। ठीक है जी। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसमें अगर मैं म्यू घटा दूं तो x माइनस म्यू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -100 टू +100, और ये आपको डायरेक्टली हिंट दे रहा है कि ये इस फॉर्म का आ गया, x माइनस म्यू लेस देन म्यू। अब आपको ये देख के खुद ही याद आ जाएगा कौन सी इनइक्वलिटी यूज करनी है। तो ये चेबीशेव इनइक्वलिटी का फॉर्म है। सो क्या कहता है ये, दिस विल बी मोर देन इक्वल टू 1 माइनस क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई के स्क्वायर ना। तो सिग्मा स्क्वायर बाई के स्क्वायर, के यहाँ 100 है जी, देख लीजिए, x माइनस म्यू लेस देन 100 इज मोर देन इक्वल टू 1 माइनस, देखो क्वेश्चन का इंटेंशन समझना है क्या है, तो इंटेंशन इसी इंटेंशन से बनाया गया है क्वेश्चन। सो 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई के स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर आपका 500 है, सो 1 माइनस 500 अपॉन 1 की पावर 100 स्क्वायर ना, 1 पे 4 जीरो हो गया, करो जी सिंप्लीफाई, कितना आता है, डबल जीरो कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 5/100, 1 माइनस 1/20, तो 19/20 आ गया। तो दिस इज मोर देन इक्वल टू 19/20। देखिए 19/20 कितना होगा, 0.95,
ठीक है। और ये इस फॉर्म में जो दिख रहा है ना वो लोअर बाउंड रहता है, जो आपके जैम में एक्चुअल आंसर की आप देखते होंगे 0.95 या 0.95 ऐसा लिखा रहेगा, तो वो उसमें है, दूसरे वाला सेक्शन में जाके देखेंगे तो वैसा है। बाकी डाउट है तो बताइए। 45 इज फाइन, तो आंसर इज 0.95 ही है ये, सो ये सही है। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये तो मैं सॉल्यूशन सेक्शन में हूं ना इसके, यहाँ पे जैसे इस वाले सेक्शन में आएंगे क्वेश्चन एंड आंसर, तो यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर में हम सीधा सीधा यहाँ पे जा सकते हैं। अरे क्या हो गया, टच काम नहीं कर रहा क्या? छोड़ो, तो यहाँ पे तो हम है ऑलरेडी, छोड़ो यहाँ पे ना। देखो तो 45 के बाद क्या है मॉक टेस्ट 1 में सॉल्यूशन, 45 के बाद है जो शुरू से था 22, 30, 45, एक है 11 और 59, 11 एंड 59। 11 क्या है जी? A certain city receives 3 newspaper ABC, this. Assume that no one in the city reads more than one newspaper. Probability that among 6 randomly chosen readers in city, 3 will read newspaper A, 2 will। देखो ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तो ये एक्चुअली मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। आपने मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जैम के सिलेबस में है, तो ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, तो ये 11 नंबर क्वेश्चन देखो कि एक सर्टेन सिटी रिसीव्स न्यूज़पेपर ए, सो ए की प्रोबेबिलिटी है 0.5, बी की प्रोबेबिलिटी है 0.3, सी की प्रोबेबिलिटी है 0.2। आप नोटिस करेंगे तीनों का सम 1 हो रहा है, P1, P2, P3 है ना, तीनों का सम 1 है। अच्छा अब क्या बोल रहा है कि ठीक है, नो वन से रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर, द प्रोबेबिलिटी दैट among 6 randomly chosen readers in the city, there is a number of trial, n is the number of trial, तो n is 6, ठीक है। 3 will read newspaper A, 2 will newspaper B, एंड देखो तो 3 रैंडम वेरिएबल ले लो। x1 है नंबर ऑफ पीपल रीड न्यूज़पेपर A विच इज 3, x2 है नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर B विच इज 2, एंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर C इज 1, और सम इसका कितना होगा 3 2 5 1 6, तो आप 2 ही कंसीडर करेंगे तब भी काम हो जाएगा, इन्होंने सम 1 करके दिया है। तो यहां से आपको मैं समझाऊं कि जो ये जो x1 x2 x3 है ना, दिस x1 x2 x3 विल हैव ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, x1 x2, या सिर्फ x1 x2 लिखूंगा स्टिल इट हैज ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 6, 0.5, 0.3, और ऑब्वियस देखो P1 P2 के अलावा जो ऑब्वियस होगा वो P3 होगा, तो 0.5, 0.3 P1 P2 हो गया, तो बचा कितना 0.2, तो P3 है। मतलब ट्राइनोमियल में क्या होता है, बाइनोमियल में x होता है नंबर ऑफ सक्सेस, और अदर जो उसका अपोजिट ऑब्वियसली वो नंबर ऑफ फेलियर है, टोटल n होता है। तो यहाँ पे ऐसा ही है कि x1 मैं ले लेता हूं कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर A, x2 है नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर B, तो इसके अलावा जो होगा ऑब्वियसली वो न्यूज़पेपर सी होगा। तो सक्सेस 1, सक्सेस 2, फेलियर, जिन लोगों ने थ्योरी क्लास अटेंड की उनको पता होगा कि बाइनोमियल में क्या होता है, नंबर बाइनोमियल क्यों नाम है, क्योंकि ईच ट्रायल हैज 2 पॉसिबल आउटकम। ट्राइनोमियल क्यों नाम है, ईच ट्रायल हैज 3 पॉसिबल आउटकम्स। तो यहां पे ईच रीडर हैज 3 चॉइसेस, A, B, C, सक्सेस 1, सक्सेस 2, फेलियर। बाइनोमियल में क्या होता है, ईच ट्रायल हैज 2 पॉसिबल आउटकम, सक्सेस एंड फेलियर, तो लास्ट ऑप्शन फेलियर है, मतलब सक्सेस के अलावा। तो यहां पे हम लिखते हैं सक्सेस 1, सक्सेस 2, फेलियर। तो अगर टर्मिनोलॉजी बाइनोमियल मल्टीनोमियल वाला डिस्कस करें तो न्यूज़पेपर ए इज सक्सेस 1, सक्सेस 2, और न्यूज़पेपर सी इज फेलियर, इस तरह से जस्ट लाइन करने के लिए थ्योरी को। तो यहां से दिस राइटिंग दिस इज सेम एज राइटिंग दिस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बाइनोमियल में तुम लिखते हो x नंबर ऑफ फेलियर है, x नंबर ऑफ सक्सेस है, y नंबर ऑफ फेलियर है, तो x इज n, x इज r इज सेम एज राइटिंग y इज इक्वल टू n माइनस आर, एंड इस दोनों एक साथ लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे तो इसका आंसर क्या होगा, तो जिन लोगों को याद है ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ, तो उसके अकॉर्डिंग 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो आपको याद होगा n फैक्टोरियल अपॉन x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल, साथ में आता है n माइनस x1 माइनस x2, वो ऑब्वियसली 1 है। p1 की पावर x1, p2 की पावर x2, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और बाकी जो बचता है वन माइनस P1 - P2 जो कि वो P3 है एक्चुअली, और पावर में होता है n - x1 - x2 जो कि x3 है। तो मैं इसको x1 x2 x3 बोल रहा हूँ, x1 x2 x3। तो ये सेम ही होगा 0.2 इसकी पावर 1। तो मतलब मल्टीनोमियल दो अलग अलग बुक में आप दो अलग तरीके से देखेंगे लिखा रहता है पीएमएफ। एक में अज्यूम करता है कि x1 + x2 + x3 n होगा, अदरवाइज दिस। ये आंसर ठीक है जी, आंसर निकाल लो इसका। ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन है, मैं फिर से लोगों को कहूंगा सॉल्यूशन देख के फिर डाउट पूछना नहीं समझ आए तो, क्योंकि वैसे क्या तुम सॉल्यूशन नहीं देखे, सॉल्यूशन देखते क्या पता वहीं पे हो जाता, क्योंकि तुम टाइम किल करोगे तो बाकी लोगों का भी टाइम जाएगा उसमें, ये है। तो जो लोग डाउट पूछ रहे हो सॉल्यूशन देखो पहले, रिटर्न सॉल्यूशन जो है उसमें डाउट है तो फिर पूछो। ठीक है, तो आगे जो था 11 के बाद क्या है इसमें 59 बाकी होगा ना, 59 देन 1 में भी किसी का डाउट है, सो $59 क्या है? A computer software company is building for computer program AB. The probability that the company will get software A is this, company will get software B is this, company will get both is this. What is the probability that company will get at least one software? अरे यार ये सब तो मत पूछो, किसका डाउट है ये, इतना आसान सा क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन वहाँ लिखा होगा ना, एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, A यूनियन B। इसमें क्या डाउट है तुम्हारा? द कंपनी विल गेट एटलीस्ट वन सॉफ्टवेयर। अब ये सब नहीं आ रहा फिर तो भाई सीरियस प्रॉब्लम है। ये सॉल्यूशन भी लिखा होगा, देख के समझ आ जाएगा। अब ये सब कुछ गिवन नहीं है क्या? एटलीस्ट वन सॉफ्टवेयर ना, तो a company computer software is bidding for computer program, the probability that company will get software A is this, B is this, both is this, so A not B, यही ना? ठीक है यहां तक? तो इससे आंसर नहीं आता है क्या इस तरीके से? एटलीस्ट वन उससे आ जाएगा कि A बार इंटरसेक्शन B प्लस B बार इंटरसेक्शन। हाँ वही, ये चीज सेम ही है, लेकिन यहाँ समझना है कि यहाँ दोनों केस इंक्लूडेड है ना? तो वहां पे एक्चुअली द कंपनी विल गेट सॉफ्टवेयर ए, आपको समझना है कि मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, जो वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें आपको जो ऑथर है उनका इंटेंशन समझना है कि क्या पूछना चाह रहा है ना? क्योंकि कई बार क्या होता है उन्होंने लिखा अपने सेंस में, हम समझते हैं अपने सेंस में, फिर आंसर मैच नहीं करता है। तो यहाँ पे एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी विल गेट सॉफ्टवेयर ए इज दिस, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है ए बट नॉट बी इज दिस। प्रोबेबिलिटी दैट कंपनी विल गेट सॉफ्टवेयर बी, तो उसको ओनली लिखना चाहिए ना, ओनली लिखने से स्किल आउट हो जाएगा। कंपनी विल गेट सॉफ्टवेयर बी इज 1/3, तो यहाँ तो ओनली बी कहना चाह रहा है। द कंपनी विल गेट बोथ इज 1/8, ठीक है ना? तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है, ये ए जो है कि ए बट नॉट बी है ना, इसका जानते हो आप लोग, प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, यही तो है ये वाला टर्म। और ये लिखोगे तो बी बट नॉट ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी, और तीसरा तो है ही माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो जो कि बाद में इसको कैंसिल कर दोगे तो वही बनेगा जो आप सोच रहे थे। तो यहां से तो क्वेश्चन में थोड़े से ना लैंग्वेज की मतलब इशू हो सकता है, जिनको डाउट आया हो उनके लिए होगा, अदरवाइज है ना। तो यहां कहना चाह रहा है कंपनी विल गेट सॉफ्टवेयर ए ओनली, द कंपनी विल गेट सॉफ्टवेयर बी ओनली, है ना, एंड देन कंपनी विल गेट बोथ। सो ये चीज कहना चाह रहा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंपनी विल गेट एटलीस्ट वन, तो है तो यही चीज। तो इस तरीके से अगर लिखोगे आप तो ये पहला पूछने का मतलब ए ओनली बोलना चाह रहा है। सो 3/5, तो मतलब ये लैंग्वेज थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए क्वेश्चन में। ये जिन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं, तुम्हारे टीम मेंबर में किसी ने बनाए होंगे तो उसको उस तरह बनाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, b माइनस ए हमारे पास है, ठीक है ना, 1/3 एंड देन बोथ, तो ये आपका आ जाएगा 1/8। तो इंटेंशन है ना, उसका इंटेंशन क्या है ये समझना, इसको ऐड कीजिए, इससे आ जाना चाहिए, है ना? इससे आ जाता है जी, जिन लोगों ने सॉल्व किया है बताओ, यही आएगा, चेक कर लो एक बारी।
तो इसको ना, क्योंकि जो लोग बनाए हैं क्वेश्चन तो उनको थोड़ा सा ना इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये तो हमारे पास आ गया, क्वेश्चन नंबर है 59, ठीक है। सो जी सर इसमें तो होगा ना क्या होगा? सर, सिंपल फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है बस वही यूज होगा, 3/5 + 1/3 - 1/8। एटलीस्ट बोला है तो एटमोस्ट सारे हो सकते हैं, तो ओवरऑल केसेस हो जा रहा है। एटलीस्ट वन ना, तो मतलब ए, हाँ तो मतलब वही तो मैं भी लिखा हूँ, फाइन तो यही किया है। लेकिन मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में जो गिवन है उसका इंटेंशन से एक ये भी हो सकता है, लेकिन वो समझना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। दिस तो लिखने के हिसाब से तो यही है। इससे क्या आंसर आता है? सर 0.808। ठीक तो है, तो वो ऐसा बता रहा है। हाँ जी अमृत्या, तुमने सॉल्व किया, ऐसे तुक्का लगा रहे हो? सर सॉल्व किया है, 0.808 आ इससे भी 0.808 आ रहा है और इससे भी 0.808 आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? चेक करो भाई। सर वही चीज हो गया ना कि अगर ए बार इंटरसेक्शन बी होगा एक केस, एक होगा बी इंटरसेक्शन ए, एक होगा कि दोनों पे बार नहीं लगा है, ए इंटरसेक्शन बी। मैं पूछना चाह रहा हूं इसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है, इसका सम कितना है और इसका कितना है। मैं कह रहा हूं ये जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है ये उसके हिसाब से लिखा है कि द कंपनी विल गेट सॉफ्टवेयर ए ओनली, उसके लिए लिखा हूं ये सॉल्यूशन। एंड कंपनी विल गेट सॉफ्टवेयर बी ओनली, तो उसके लिए ये सॉल्यूशन लिखा हूं, ठीक है। एंड तीसरा है बोथ, तो ये सॉल्यूशन उसके लिए। तो मैं भी क्वेश्चन चेंज करवा रहा था इनसे, तो मैं पूछा हूं जो आंसर है वो किसके लिए, इससे सही है या इससे सही है? सर ऊपर वाले से सही है। हाँ तो फिर क्वेश्चन सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुमने उसने ऐसा कहा इसलिए मैंने ऐसा चेंज किया। ये सॉल्यूशन तब होगा जो मैंने लिखा है, क्योंकि मैं क्वेश्चन तब चेंज करा रहा था। जैसे तुम क्वेश्चन देख लो ना क्या है, क्योंकि उससे आंसर सेम थोड़ी आएगा दोनों से। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ओके है। तो यहाँ कहना चाह रहा है कि अब वहां पर मतलब हो गया ए मिल रहा है तो बी मिले ना मिले उससे मतलब नहीं है ना, तो उसका मतलब है कि ये वाला इज करेक्ट वे। तो ठीक है, तो अब क्वेश्चन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो इससे आंसर 0.8 आया होता तो मैं भी क्वेश्चन चेंज करवाता। तो क्वेश्चन में क्या चेंज कराता कि उसमें होता कि कंपनी विल गेट सॉफ्टवेयर ए ओनली, तब जाके ये लगाएंगे, है ना। कंपनी विल गेट सॉफ्टवेयर बी ओनली, तब जाके ये वाला अप्रोच लगेगा, ए ओनली बी ओनली बोथ, तो वैसे लगेगा। लेकिन वैसा तो यूज किया नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन के लिए ये सही है फिर तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन में चेंज कराने की फिर कोई जरूरत नहीं है, इस अप्रोच से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगा वो नॉर्मल वे में आंसर नहीं आ रहा है ना, जैसे उसने बताया। सो आई थॉट कि इस तरीके से आंसर नहीं आ रहा है, तो इसने क्वेश्चन चेंज करा के देखते हैं। बट ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में क्वेश्चन सही है, सॉल्यूशन सही है। चलिए क्वेश्चन 1 में भी किसी को डाउट है? क्या डाउट है जी 1 में? तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा है ना 59 था, दिस वाज 59। 1 में क्या है? Which of the following is true? If the probability of occurrence of an event 0, then such event are called impossible event. अब देखो ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। If the probability of occurrence of event 1 is 1, such an event is called impossible event. If the probability of occurrence of event is half, then is impossible event. None of this. बताइए क्या डाउट है क्वेश्चन 1 में? जिनको डाउट है पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? सर पर ये 0 प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट इम्प्लाई नहीं करता ना। हाँ देखो ये डेफिनेशन पे डिपेंड करना पड़ेगा। जैसे जनरली बुक में जो डेफिनेशन रहता है कि इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब है कि एम्प्टी सेट, है ना। ये डेफिनेशन है इम्पॉसिबल इवेंट का, है ना। ई इज इम्पॉसिबल इवेंट, वैसा इवेंट जो ये हो जाए। तो अगर इम्पॉसिबल है तो अगर इम्पॉसिबल है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0 होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर 0 है तो दिस डज नॉट इंश्योर कि ई इज एम्प्टी, ठीक है। ये चीज है, इज डज नॉट गारंटी कि ई इज एम्प्टी। ई मे और मे नॉट बी एम्प्टी, है ना। तो क्वेश्चन ये है अब कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट इज 0, देन सच एन इवेंट इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि वो एम्प्टी सेट ही हो, है ना। सिंगल्टन हो सकता है, जैसे कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में सिंगल्टन सेट ले लो, लाइक इफ यू कंसीडर, है ना, सम कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल या कॉन्टिन्यूअस केसेस, सैंपल स्पेस कॉन्टिन्यूअस है और उसमें आप एक सिंगल्टन सेट एज अ इवेंट लो जो कि नॉन एम्प्टी है, तो प्रोबेबिलिटी 0 आएगी उसकी। तो प्रोबेबिलिटी 0 आना डज नॉट गारंटी दिस है। तो पहले आई थिंक डी ही था शुरू में,
लेकिन लोगों ने कहा कि वो करना इसलिए, अदरवाइज ठीक है। डेफिनेशन एक्चुअली इम्पॉसिबल इवेंट का ये है, इफ एंड ओनली इफ, है ना। इम्पॉसिबल इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। प्रोबेबिलिटी जीरो डज नॉट गारंटी कि ई इज एम्प्टी, दिस विल नॉट गारंटी। सर ये डज नॉट वाला का एग्जांपल एक बार समझा दीजिए। जी, जैसे सैंपल स्पेस आप ले लीजिए, इवेंट ये ले लीजिए, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप लेते हैं कि हमने ये नंबर लाइन पे ये पॉइंट लिया, सो लाइक आप समझ सकते हैं कि वी आर कंसिडरिंग अ लाइन, सो सपोज वी रैंडमली चूज अ पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ये हमारा केस हुआ। अब मैं इवेंट ए लेता हूं, सिंगलटन सेट ए प्लस बी बाई 2, तो यहां ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर ई कोई इवेंट है ओमेगा का जो कि यूनिफॉर्म, वी कैन चूज यूनिफॉर्मली अ पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, ई का फॉर्मूला। सिंगल लाइन पे क्या होता है, लेंथ ऑफ ई अपॉन लेंथ ऑफ ओमेगा, मतलब यूनिफॉर्म ए बी। अगर रैंडम वेरिएबल की तरह सोचेंगे आप तो समझिए यूनिफॉर्म ए बी इंटरवल हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्स हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ए बी, एंड नाउ वी टेक दिस। अब इसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये सिंगलटन सेट है तो इसका लेंथ कितना होगा, जीरो, मेजर जीरो है, बट ए इज नॉट एन एम्प्टी इवेंट। सर वो जीरो कैसे आया? हाँ, लेंथ, व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, सिंगलटन सेट, लेंथ ऑफ दिस सिंगलटन सेट क्या होगा, ओके ओके because we are defining probability of E is length of E upon length of omega. Measure is length. In one dimensional cases when uniformly distributed measure is length. In two dimensional cases when uniformly distributed measure is area, मतलब probability is area, and the उस तरह, and three dimensional cases probability is volume. So इस तरह से ठीक है। तो ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है कि जैसे आप लोग कह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं डी ऑप्शन करेक्ट करवा देता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज है ना इफ एंड ओनली इफ नहीं है, लेकिन ये बोला है कि अगर इवेंट अकरेंस जीरो है तो इम्पॉसिबल होगा, तो दिस डज नॉट गारंटी दिस। अगर मैं ये डेफिनेशन लेके चलता हूं, देखो कुछ बुक में डेफिनेशन शायद ऐसा भी लिखा रहता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो वो इम्पॉसिबल, तो यहाँ पे इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इम्पॉसिबल इवेंट का डेफिनेशन क्या लेके चलते हैं। कुछ लोग इस तरह डिफाइन करते हैं कि अगर इम्पॉसिबल इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी जीरो है तो इम्पॉसिबल इवेंट, उस डेफिनेशन लेते हैं। सो व्हाट आई बिलीव इज दिस इज द डेफिनेशन, एम्प्टी इवेंट इज इम्पॉसिबल, है ना। और सर्टेन इवेंट क्या होता है, व्हेन ई इज इक्वल टू ओमेगा, सो व्हेन इवेंट इटसेल्फ बिकम्स इक्वल टू सैंपल स्पेस देन इट इज श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट। तो उस तरह से उसके अकॉर्डिंग डी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डेफिनेशन लेके चले तो अब कौन सा रहेगा, 23, 24। जी 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 24th क्या है, ट्वेंटी फोर। सो 24 में क्या है भाई, तुम लोग सॉल्यूशन देखे हो ना, अगर ऐसे ही फिर डिस्कस करोगे तो टाइम चला जाएगा। टू कार्ड्स आर ड्रॉन। जो सिंसियर बच्चे हैं वो टेस्ट का डिस्कशन में तभी आएंगे, वो एनालाइज करके आएंगे, नहीं तो एक बार क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, खुद से देखो क्या एनालिसिस करके क्या कमी थी, क्या सीखना है तुम्हें, एंड देन सॉल्यूशन भी देख के आओ, सो दैट तुम्हें समझ, अगर वहाँ सॉल्यूशन सही समझ आ गया ठीक है, नहीं समझ आया तो यहाँ देखो। मुझे ने टेस्ट दिए और आ गया कि ये क्वेश्चन गलत है। इसमें क्या है, टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर किंग्स इफ द फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, सो विदाउट रिप्लेसमेंट कहना चाह रहा है ना। सो विदाउट रिप्लेसमेंट है तो क्या दिक्कत है भाई, हम कितने कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, 52 में से 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर किंग्स, सो 4c2 निकालो कितना आता है ये, तो ये नॉट रिप्लेस्ड है इसलिए ये है। अगर होता लिखा होता इफ द फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड तो आंसर होता 4/52 इंटू 4/52। अगर ऐसा लिखा होता इफ द कार्ड इज रिप्लेस्ड तब ये आंसर होता। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 3/52, सॉरी 4/52 3/51, आई थिंक ये आएगा जी, इंटू 2 शायद भी आएगा, चेक करो। नहीं ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, तो इसको सॉल्व करोगे ये आएगा। ये कब है, विदाउट रिप्लेसमेंट। वैसे भी सोच सकते हो कि एक कार्ड निकाला, किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, अब उसको रिप्लेस नहीं किया तो नाउ द रिमेनिंग कार्ड्स आर 3 किंग्स आउट ऑफ 51, एक मिनट, हाँ आउट ऑफ 51 ये आएगा।
और अगर विथ रिप्लेसमेंट होता तो ये सब 11th-12th क्लास में है। जिन लोगों को इन सब में डाउट है, बेसिक प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो क्लास 11th-12th का प्रोबेबिलिटी एक बार रिवाइज कर लो, और तुम्हें इंप्रूव, चाहे तुम्हें कितना भी आता हो, इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगा। एक बार तुम 11th-12th वाले JEE मेंस वाले भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना पूरा, तुम्हें खुद में इंप्रूवमेंट दिखेगा। ये है बेसिक प्रोबेबिलिटी में एटलीस्ट, जो पहला पैराग्राफ है जैम के सिलेबस में। ठीक है भाई, तो ये है विथ रिप्लेसमेंट और ये है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया विदाउट रिप्लेसमेंट पूछा गया, तो उसका वो आंसर है। विथ रिप्लेसमेंट में ये आंसर होता। चेक कर लीजिए, डाउट है तो बताइए। 24 the probability that birthday of 6 people will fall in exactly 2 different calendar month। तो मैं क्या डाउट है भाई, 6 people will fall into exactly 2 calendar month, तो कितने मंथ्स होते हैं? 12 है ना, तो 12 मंथ्स हैं। तो पहले तो 2 मंथ फिक्स कर लो, विच 2 मंथ यू वांट टू हैव बर्थडे। तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 12C2G। नाउ ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे इसने कह दिया एग्जैक्टली 2 डिफरेंट। ये वही क्वेश्चन जैम में एक बार और क्वेश्चन आया हुआ है, लाइक कि 6 balls आर थ्रोन एट रैंडम इनटू 2 boxes, ऐसा कुछ है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉक्स इज एम्प्टी। ये वैसे ही क्वेश्चन हो गया कि 6 बॉल को रैंडमली अगर हम थ्रो कर रहे हैं 2 boxes में, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉक्स इज एम्प्टी, वही कहना चाह रहा है शायद। अच्छा, लेकिन वहां पे तो 12 था ना, सॉरी, तो 12 मंथ्स है ना, तो लाइक ऐसा कैसे होगा कि 6 balls हैं 12 boxes हैं, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि 6 balls आर थ्रोन इनटू, कैलेंडर मंथ है ना, मंथ की बात की है। सो 6 balls आर थ्रोन इनटू 12 boxes। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 6 boxes विल फॉल इनटू एग्जैक्टली 2 boxes। हाँ ठीक है ना, एग्जैक्टली 2 boxes। सो अब ठीक है, ये मतलब लैंग्वेज अलग है, मतलब दोनों का अप्रोच सेम होगा, आंसर सेम होगा। When you throw 6 balls into 12 boxes at random, the probability that all 6 balls will fall into exactly 2 boxes, exactly 2 boxes. So वो probability उसकी इतनी आई जितनी इसका आंसर होगा। तो अभी मैं कह रहा हूं, तो आपके पास टोटल 12 मंथ्स हैं, तो यू सेलेक्ट 2 months। नाउ 2 month you selected, अब you have 6 person। So first person has 2 choice, second person has 2 choice, third person has 2 choice, fourth person has 2 choice। और जिन लोगों ने PYQ सॉल्व किए ढंग से जैम के, उन लोगों के लिए क्वेश्चन आसान होगा, क्योंकि जैम में भी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैं बोला हूं ना अभी कि 6 balls आर थ्रोन इनटू 12 boxes, जैम का आया हुआ क्वेश्चन है, जो बॉल बॉक्स वाला क्वेश्चन मैं बोला हूं आपसे, ये ऑलरेडी जैम में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 या 13 के आसपास। ये है, और याद नहीं आ रहा, तुम्हारी तैयारी भी कमजोर है। देखो इस तरह क्वेश्चन वहां आए हैं बॉल बॉक्स वाला ना जैम में। तो देखो ईच पर्सन हैज 2 choices, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि इट इज, एक के पास 2 choice है, दूसरे के पास 2 choice है, तीसरे के पास 2 choice, चौथे के पास 2 choice, पांचवें के पास 2 choice, छठे के पास 2 choice, तो टोटल 2 की पावर 6 choices है। बट व्हाट इज द फेवरेबल नंबर ऑफ choices? व्हाट इज द फेवरेबल नंबर ऑफ choices? एक केस ऐसा हो सकता है कि ऑल 6 विल फॉल इनटू द फर्स्ट मंथ, देन सेकेंड मंथ एम्प्टी रह जाएगा, और सेकेंड केस में भी ऑल 6 विल फॉल इनटू दिस मंथ, देन ये एम्प्टी रह जाएगा। बट द क्वेश्चन सेड एग्जैक्टली 2 डिफरेंट मंथ, एग्जैक्टली 2 मींस ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबका एक ही मंथ में बर्थडे आ जाए, 2 डिफरेंट मंथ। वैसे ही हो गया जैसे है ना, 2 boxes में एम्प्टी नहीं होने चाहिए ना, मतलब एग्जैक्टली 2 box फिल्ड होने चाहिए, तो वैसा केसेस हो गया। तो 2 की पावर 6 -2, ये -2 क्यों, कौन सा केस हो रहा है? -2 जो कर रहा हूं ये वो केसेस हैं, 1 case is when all 6 will have birthday in the month 1, all 6 will have birthday in the month 2, these 2 cases are subtracted। ठीक है, so this is the answer। अच्छा 12 की पावर 6, मैं 2 की पावर 6 कर दिया। एक मिनट, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आते हैं टोटल? ये तो उसका था ना, और अपॉन में ये 2 तो इसका था। एक मिनट, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आते टोटल? तो हमने तो पहले हमारे पास टोटल 12 मंथ थे, तो सैंपल स्पेस विल हैव ईच
पर्सन हैज हाउ मेनी चॉइसेस इनिशियली, बिना किसी कंडीशन के, ईच पर्सन कैन हैव बर्थडे इन एनी वन ऑफ द 12 मंथ्स। तो सैंपल स्पेस में 12 की पावर 6, यहां मैंने थोड़ा लिखने में गलती किया है, ठीक है ना। ओमेगा इज 12 की पावर 6, लाइक वन पर्सन हैज 12 चॉइसेस इनिशियली, second person has 12 choices, third person had 12 choices, तो each of 6 has 12 choices, सैंपल 12 की बार 6 है। नाउ जब मैं फेवरेबल केसेस काउंट कर रहा हूं तो यहां मैंने लिखने में गलती किया, ठीक है ना। सो ये 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6 वॉज द टोटल नंबर ऑफ चॉइस ऑफ 6 person being birthday in exactly 2 month, बट -2 क्यों करना पड़ा? बिकॉज देर आर 2 केसेस इन विच ऐसा होगा कि all 6 will have birthday in the first month एंड ऑल 6 विल हैव बर्थडे इन द सेकंड मंथ, ठीक है। और ये सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, तो मुझे इससे डिवाइड करनी है इंस्टेड ऑफ 2 की पावर 6, वहां मैंने लिखने में गलती किया था। अभी ठीक है, किसी को क्वेरी है पूछो, इज इट फाइन नाउ? तो ये 2 क्यों था? 2 to the power 6 क्या बोला, और एक बार बोल दीजिए। 2 to the power 6 एग्जैक्टली हम फेवरेबल आउटकम काउंट कर रहे हैं। सो ईच पर्सन हैज टू हैव बर्थडे फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या है कि उन 6 पर्सन का बर्थडे कहां होने चाहिए? क्वेश्चन क्या कह रहा है? फेवरेबल आउटकम। ये तो टोटल पॉसिबल आउटकम है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो ये सैंपल स्पेस है। एंड अब मुझे चाहिए कि 6 पीपल विल फॉल इनटू एग्जैक्टली 2 मंथ। तो फेवरेबल आउटकम जब हम लिखेंगे तो हमें सिर्फ 2 मंथ के बारे में सोचना है फेवरेबल आउटकम में। इवेंट ऑफ ई है ना, ये इज लाइक नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओमेगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ओमेगा तो ये आ गया, और ये सब मिला के ई। तो पहले तुम क्या करोगे, जो इवेंट ई है मैं फिर से लिख देता हूं, ये है 12 की पावर 6 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल चॉइसेस फॉर 6 persons. First person has 12 choices of month, second person has 12 choices of month, and each person has 12 choices of month. Now अब मुझे बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम ढूंढ रहा हूं मैं, न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 पीपल विल हैव बर्थडेज इन एग्जैक्टली 2 months? तो पहले तो 2 months सेलेक्ट कर लो ना, तो 12 months टोटल है, यू सेलेक्ट 2 month है ना, तो देयर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज 12, चूज 2। नाउ यू सेलेक्टेड 2 month, तो वो सेलेक्टेड 2 month है मेरे पास। अब 6 पीपल का बर्थडे 2 month में आने की क्या नंबर ऑफ वे है? 2 to the power 6 -2 क्यों हो रहा है? एक केस है कि 6 के 6 पर्सन का बर्थडे एक ही मंथ में आ जाएगा, ये भी तो हो सकता है। दिस इज वन चॉइस दैट इज नॉट फेवरेबल, इसलिए घटाया। सेकेंड चॉइस इज ऑल 6 मे हैव द बर्थडे इन द सेकेंड मंथ, तो एक और केस। तो हमने कहा कि ईच 6 person हैज 2 choices ना, तो 2 into 2 into 2 into 2 6 टाइम 2 की पावर 6 हो गई। बट इनमें 2 ऐसे केसेस है ना कि मे बी ऑल विल फॉल इनटू फर्स्ट और ऑल विल फॉल इनटू सेकेंड, दीज 2 केसेस वी हैव सब्ट्रैक्टेड, ये चीज विच इज नॉट फेवरेबल, इसलिए माइनस किया। ये 2 केस फेवरेबल नहीं, क्योंकि 2 केस में क्या होगा, एग्जैक्टली 2 month में नहीं आएगा, 1 month में ही आ जाएगा, एग्जैक्टली 1 month में आ जाएगा, एग्जैक्टली 1 month में आ जाएगा, इसलिए माइनस किया गया है। ओके जी, आई थिंक फर्स्ट टेस्ट का सारे क्वेश्चन हो गए ना, किसी का बचा है फर्स्ट टेस्ट का? हमें हाँ हाँ ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट 4 का अब तो कल ही होगा मुझे लग रहा है, लेकिन देखते हैं अभी टाइम होगा, सेकंड पे आएंगे। 55 क्या भाई अमरते, तुम्हें क्या डाउट है? मुझे ऐसा लग रहा है तुम ट्राई करके नहीं यार, तुम बस मजे ले रहे हो है ना, इस तरह मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम सॉल्व करके आए नहीं हो है ना, सॉल्यूशन देख के आए हो, बस तुम रैंडमली पूछ रहे हो, बस ऐसे ही क्वेश्चन देख देख के सॉल्व करके आओगे, कम डाउट होगा, मैं ये सही कह रहा हूँ है ना। कई बार सॉल्व करने से पहले हमें मुश्किल लगता है, जब हम सॉल्व करते हैं तो हो जाता है सॉल्व, ऐसा होता है। तुम सॉल्व करके देखो, हो जाएगा। बाकी यही बोलूंगा, सॉल्व करके आओ। और किसी का डाउट है इनका बाकी रह गया जी? सर ये 26 में क्या करना है, लाइक क्वेश्चन समझ नहीं आया। अच्छा 26, तो 26 कह रहा है, अच्छा रन का मतलब होता है ना रिपीटेशन एक्चुअली। अच्छा ठीक है, इन 30 टॉसेस ऑफ अ कॉइन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ हेड एंड टेल इज ऑब्टेन्ड एज दिस। हालांकि ये सिलेबस में है नहीं, नंबर आउट ऑफ सिलेबस हो गया ये। तो रन का मतलब क्या होता है कि रिपीटेड थिंग्स को एक बार ही काउंट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। सो ये एक्चुअली यूज होता है स्टैटिस्टिक्स में, नॉन पैरामेट्रिक में आता है।
रन टेस्ट वहाँ आता है, तो इसमें ये जैम में तो नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा, ये बस रन के डेफिनेशन पे पूछ लिया आपसे। सो रन इज लाइक, जो स्टैटिस्टिक्स मतलब है कि रिपीटेशन विल बी काउंटेड वंस ओनली। लाइक देखो यहाँ पे हेड है तो एक, डबल टेल विल बी काउंटेड वंस, ये रन का डेफिनेशन है। फिर देन हेड, टेल, ट्रिपल हेड विल बी काउंटेड वंस, टेल, डबल हेड विल बी काउंटेड वंस, डबल टेल विल बी काउंटेड वंस, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, डबल हेड विल बी काउंटेड वंस, फिर ये टेल टेल वन होगा, दिस विल बी काउंटेड वंस। कितने बार हुआ? तो जो रिपीटेशन है दैट विल काउंटेड वंस, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रन। तो वैसे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 आ गया शायद, देख लीजिए, ठीक है। सो मतलब जो रिपीटेशन है दैट विल बी काउंटेड वंस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रन। तो उससे आ जाएगा। और सर 58 वाले में सोल्यूशन जब देखा है, हाँ तो उसमें लाइक पहले तो उन्होंने कंसिडर करा है कि सारी बुक्स लाइक जो मैथ्स की बुक्स है सारी सेम ही है, डिस्टिंक्ट नहीं है, बट फिर उन्होंने 4C2 करके सिलेक्शन भी किया है। अच्छा, 58 सर, तो हो 58। सकता है गलत किया हो, कोई बात नहीं, हाँ देखते हैं। सो 58। हम्म हम्म there are 4 books on mathematics, 5 on physics, 3 on chemistry, are to be placed on shelves in a row. अब 4 बुक्स मैथमेटिक्स के, तो हम लोग यही कंसिडर करेंगे 4 आइडेंटिकल या आइडेंटिकल बुक्स है ना, 5 फिजिक्स के आइडेंटिकल है, 3 केमिस्ट्री के हैं आइडेंटिकल है, वरना लिखा होता डिफरेंट है। आर टू बी प्लेस्ड ऑन अ सेल्फ्स इन अ रो, इफ दे आर रैंडमली अरेंज्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सट्रीम बुक्स आर मैथमेटिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट तो आप जानते हैं कि 4 5 9 3 12, 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये सब हमने बचपन में पढ़ा है ना, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अब मुझे फेवरेबल अरेंजमेंट ढूंढना है कि यहाँ मैथमेटिक्स और यहाँ मैथमेटिक्स। तो सर एक्सट्रीम के लिए हम 4C2 नहीं करेंगे ना? हाँ 4C2 तब करेंगे जब डिफरेंट बोला होगा कि 4 डिफरेंट मैथमेटिक्स बुक्स हैं, तब जाके, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो उसने किया हो, गलत किया है। अगर लिखा होता कि दे आर डिफरेंट बुक्स देन हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सो आइडेंटिकल है तो 4C2 नहीं करेंगे। और सर एक 48 वाले में भी एक डाउट तो इसका एक्चुअल आंसर क्या आ रहा है आपका, आप सॉल्व कर रहे हैं तो? सर मेरा देखो सर अभी सोल्यूशन है नहीं मेरे पास। कोई बात नहीं, तो यहाँ से जैसे बीच में 10 हो गए ना, एम तो फिक्स है, तो बीच में 10 हो गए तो 10 फैक्टोरियल और 10, हाँ 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। और मैथ तो फिक्स है तो उसको चेंज कर नहीं रहे हम। तो ये हो गया अपॉन में 12 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 5 3। तो इसको मैं करेक्ट करवा देता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 5 3 कट गया। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 4 फैक्टोरियल ना, तो 4 3 2 1, तो ये तो 10 कैंसिल करेगा तो 12 इंटू 11। कहने का मतलब है न्यूमरेटर में होगा 4 इंटू 3 एंड डिनोमिनेटर में 12 इंटू 11, 4 3 12 कट गया, 1/11 आएगा इसके अकॉर्डिंग। और 1/11 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना बनेगा? 0.09 अप्रोक्स ना, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 58 है ना, ठीक है। तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन 58, ठीक है, इसमें तो हो गया। नेक्स्ट कौन सा बचा है? 48। हाँ सर 48 में लाइक सर वो 7 कैसे आ रहा है? अच्छा, अनबैस्ड कॉइन इज टॉस्ड अंटिल अ हेड इज ऑब्टेन्ड और
टोटल नंबर ऑफ टॉसेस इज 7। ये सैंपल स्पेस अगर लिखेंगे ना तो ये तो सैंपल स्पेस लिखेंगे कि अ कॉइन इज टॉस्ड अंटिल अ हेड इज ऑब्टेन्ड, या तो एक बार हेड आ जाए या मैक्सिमम 7 बारी टॉस करेंगे हम, तो लाइक या तो एक बार हेड आ गया, एक कितने बार, 6 बार टॉस हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, या ये होगा ना 7 बार। अच्छा सर, वो सर हम लाइक वो हेड गिनेंगे जो सेकंड लास्ट आ रहा है, क्योंकि इसमें 7 बार हो गया है। नहीं, उसने कहा है कि तब तक टॉस करेंगे जब तक कि हेड ना आ जाए या 7 टाइम टॉस ना हो। तो 7 टाइम ये ठीक है, ये भी फेवरेबल आउटकम, हाँ हेड काउंट करेंगे तो यहां भी तो 7 बार आउटकम हो गया ना। मतलब 7 बार वाला दोनों ये तो दोनों केस में ओके है, मतलब और वाला कंडीशन के बोथ कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला, लेकिन हमारा और है, एंड नहीं है, और है। तो और है तो आइदर फर्स्ट टाइम हेड कम्स और 7 ट्रायल्स यू कैन मेक इन ऑल, तो और है तो यूनियन हो गया, इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया ना, तो 8 है, ठीक है। और कोई डाउट है इसमें? सेकंड में आए तो फर्स्ट टेस्ट में आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अभी भी है किसी का? सो 55 है ना, 56 60 क्या है इसका डाउट है भाई? ये सब सॉल्व करके जो सॉल्यूशन देख के आओ, जैसे पहले सॉल्व करो, जो गलत हो जाए फिर से सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, और तब भी ना समझ आए तो क्लास में पूछो। एटलास्ट सीखना पर्पस है, सॉल्यूशन होना पर्पस नहीं है, पर्पस है सीखना, क्योंकि सीखोगे तभी एग्जाम में कर पाओगे आप। सॉल्यूशन होने से जरूरी नहीं है, जरूरी है समझ आना चाहिए। ये सब भी है ना, ये सब 12th क्लास का क्वेश्चन है, ये सब ये सॉल्व नहीं किया इसलिए इसको डाउट हो रहा है, ठीक है, इसको करते हैं अभी। तो नेक्स्ट टेस्ट पे आता हूँ, अगर इसमें डाउट नहीं है तो अच्छा इसको हटा दिया मैंने, तो यहाँ पे टाइम है, टाइम तो ऐसा हो ही गया है, तो कोई नहीं, आज ऐसे रहने देता हूँ। तो अभी हमने आज तो हालांकि सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट डिस्कस कर पाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो चलता रहेगा। तो आज हमने सिर्फ टेस्ट 1 डिस्कस किया, अभी कल यही चलता रहेगा ऑर्डर में, कल 2 3 4 जितना हो पाएगा आप ये सॉल्व करके आओ, एनालिसिस करके आओ, अगर सॉल्व करो फिर देखो क्या गलती हुई है, गलती सॉल्यूशन हमारे साइड से सॉल्यूशन में गलत है या आपके साइड से सॉल्यूशन में गलत है, फिर जो भी पॉइंट हो एक जगह नोट कर लो कि ये डिस्कस करना है, जो जो क्वेश्चंस आपको डिस्कस करना हो। सॉल्यूशन ऑलरेडी है पोर्टल पे है, या तो जो स्टडी मटेरियल सेक्शन में है वो देखिए, नहीं तो आप टेक्स्ट कीजिए ग्रुप में, वो आपको हमारे टीम वाले लोग भेज देंगे सॉल्यूशन पीडीएफ में, वो है। उसके बाद जो भी आपका डाउट है लिख लो, और जितने डाउट है सब पूछो, उसमें डरना और वो नहीं है, लेकिन ये है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करके आओ, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप ऐसे ऐसे नहीं क्वेश्चन देखे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे में पता चल जाता है मुझे क्लास में कि जो बच्चा बस देख रहा है वो ऐसे ही रैंडमली पूछे जा रहा है कि बता दो, मतलब वही हो गया ना कि सर क्लास चली रही, लोग कुछ भी पूछ लेते हैं, तो उनसे उनका कुछ फायदा होना नहीं वाला। फायदा उन बच्चों का होगा जो सच में सीखने के लिए आए हैं, और सीखने के लिए आए मतलब वो खुद ट्राई करके आए हैं, सॉल्व करके आए हैं, तो उनको फायदा होगा, वही एग्जाम में फिर हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज मैं यही स्टॉप करता हूँ, आज बस एक टेस्ट हम डिस्कस कर पाए हैं, तो कल ये डिस्कशन होगा, और थोड़ी टाइम में 2 घंटे करूंगा, अभी 1.5 घंटे हो रहा है, तो आगे से 2 घंटे का क्लास मैं शेड्यूल भेज दूंगा ना, तो कभी ये रहेगी, ठीक है। तो कल इसको कंटिन्यू करते हैं टेस्ट 2 से। अभी के लिए थैंक यू। हाँ